अच्छा, और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने संवाद के लिए एक ईमेल आईडी जारी की है, तो जनता उनसे डायरेक्ट संवाद कर सकती है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक ईमेल आईडी जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है और उसमें वो अपनी ईमेल आईडी उन्होंने पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बात करने के लिए तैयार हूं। इस ईमेल आईडी के जरिए कोई भी मुझ तक पहुंच सकता है, संवाद स्थापित किया जा सकता है। लोगों की सीधी रीच राहुल गांधी तक हो, इसके लिए उन्होंने एक ईमेल आईडी जारी की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई, जनता तक पहुंचाई और एक ईमेल आईडी उन्होंने जारी की है और कहा है कि इसके जरिए मुझसे बात कर सकते हैं लोग। मैं हमेशा बातचीत के लिए तैयार हूं, संवाद के लिए तैयार हूं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में उन्होंने एक ईमेल आईडी जारी की है। तो राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए उनकी तरफ से ये आईडी जारी की गई है। तो राहुल गांधी ने संवाद के लिए ये ईमेल आईडी, और देखिए वो communications@rahulgandhi.in, यही वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ईमेल आईडी राहुल गांधी की, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संवाद के लिए है और कोई भी उन तक पहुंच सकता है। जैनेंद्र कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, ये ईमेल आईडी जो राहुल गांधी की तरफ से जारी की गई है सोशल मीडिया के जरिए, क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी और इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं अपने जनसंपर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आलोचना पहले होती रही है कि उनसे बात करना मुश्किल होता है, उनसे मिलना मुश्किल होता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि चुनाव के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया माफ़ करिए और मीडिया को भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सोशल मीडिया के जरिए ही उन्होंने चुनाव प्रचार को सीमित रखा। लेकिन अब नेता विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो समझ रहे हैं कि लोगों से मिलना जुलना, उनसे संपर्क स्थापित करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने एक ईमेल आईडी जारी की है, communications@rahulgandhi.in, और इस पर लोगों से कहा है कि इसके जरिए उन्हें संपर्क किया जाए, वो लोगों से मिलेंगे। और उसमें मीडिया कर्मियों के लिए भी मैसेज है कि मीडिया इंटरव्यू के लिए, ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग के लिए इस ईमेल आईडी पर संपर्क करें। राहुल ने कहा है कि वो एक स्वतंत्र बातचीत के लिए तैयार हैं और लोगों को सुनने के लिए भी तैयार हैं। तो नेता विपक्ष बनने के बाद ये राहुल की रणनीति है लोगों तक पहुंचने की और मीडिया तक पहुंचने की, और मीडिया के जरिए कुल मिलाकर फिर वापस वही लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, और इसके जरिए लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय बना रहे हैं, उसकी भी समझ राहुल गांधी की जो है वो बेहतर होगी अपने बारे में। जी बिल्कुल, और वो ईमेल आईडी जारी भी कर दी गई है राहुल गांधी के एक्स पर, वो पोस्ट की गई है communications@rahulgandhi.in, और उसमें बाकायदा पूजा लिखा गया है कि आई एम हियर टू स्पीक विद यू, लिसन टू यू एंड फैसिलिटेट द ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। और बाकायदा जैसा जैनेंद्र बता भी रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से, जैनेंद्र मतलब अब वो पूरी तरीके से ये बताना चाहते हैं कि मैं पहुंच से दूर नहीं हूं, मतलब आप चाहें तो कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपने मुद्दे मुझ तक रख सकते हैं। यही एक मैसेज लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। और राहुल गांधी की जो फंक्शनिंग रही है वो ईमेल आईडी के जरिए वो जो है वो संवाद करते हैं। उनके ईमेल पे पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी मेल भेजते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं और उन तक फिर दोबारा राहुल गांधी का दफ्तर उनसे बात करता है और राहुल गांधी मिलते भी हैं। अब उन्होंने ये एक नया पता दिया है अपने तक पहुंचने के लिए लोगों को, और इसमें लोगों से ज़्यादा मीडिया के लिए है ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अब तक मीडिया से राहुल गांधी ने एक किस्म की दूरी बनाई हुई थी, अब उसे वो तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आपका धन्यवाद। लोकसभा दर्शकों को इस वक्त सीधा लेकर जाना होगा। असदुद्दीन ओवैसी वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, सुना। जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है, इसीलिए आप देखते हैं कि ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है
कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट ओवैसी साहब, आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक कृपया आप लोग भाषण बैठ में जाएं। माननीय आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहां मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी है और इसे लेकर हंगामा भी लगातार हो रहा है। देखिए, कल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला था। हिंदू, बीजेपी, संघ और सरकार को लेकर ऐसे बयान दिए थे जिस पर हंगामा मच गया। बिल्कुल, और आज उनके हर हमले का जवाब देने के लिए शाम को 4 बजे पीएम मोदी लोकसभा में बोलेंगे और इस बीच नजर रहेगी शाम 4 बजे पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से राहुल गांधी को जवाब देते हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। बीते कल जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी सरकार पर सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर प्रहार करते हुए नजर आए, अब उसके जवाब में पीएम मोदी शाम को 4 बजे क्या कहते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और अब सीधे फिर से एक बार सदन का रुख करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? Due representation. Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालिश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई। 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर, मेरा टाइम है। कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम नहीं मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्ल कैसी हो रही है? सदर जमहूरिया के खुद मुहिम राष्ट्रपति के सर, मैं इसी पे बोल रहा हूं सर। इसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को फ्री स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर? उसका आपने बजट कम कर दिया सर। बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है सर। आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर। पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि मैं घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाकर सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ सर? हम एससीओ को नहीं जा रहे सर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया, खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव गोगोई जी। तो ओवैसी को सुन रहे थे आप, मोदी सरकार पर अटैक करते हुए, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुस्लिमों की 4 जून के बाद मॉब लिंचिंग बढ़ी है, एक बड़ा बयान उन्होंने इसे लेकर भी दिया। इस पर नजर हमारी रहेगी। देखिए, आज संसद में अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तीखे वार किए। यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिलने पर तंज कसा, ईवीएम पर फिर से सवाल उठाए। अखिलेश का कहना है कि जो मैंने संसद में कहा वो बिल्कुल सच है, ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, हम अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
अखिलेश जी, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जो आपने जो बोला वो सत्यों से परे था। कौन सी बात सत्यों से परे थी? उन्होंने कहा कि आपने जो अग्निवीर को लेकर के बोला है या फिर जो है अग्निवीर को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ईवीएम को, अग्निवीर हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ईवीएम को, ईवीएम को लेकर के भी जो बात कही है वो है, ईवीएम जी हटनी चाहिए, उस पर भरोसा नहीं है। अयोध्या को लेकर के आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सीटें तो जो टोटल ओपोजिशन की उससे ज्यादा तो बीजेपी के अकेले हैं। तो हार गए ना, स्वीकार कर लिया हार उन्होंने, ये अच्छी बात है। तो अखिलेश यादव अभी भी अपने बयानों पर कायम, जिनका साफ तौर पर यही कहना कि जो उन्होंने बातें कही हैं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो तथ्यों से है परे। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों में बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश से कैसे आफत लोगों के लिए बनकर बरस रही है। मॉनसून ने तो देखिए अभी पूरे देश में एंट्री ही मारी है, लेकिन कोने कोने से जल तांडव की भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लगातार बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मॉनसून की शुरुआत अभी हुई है और लोग किस तरीके से परेशान हैं। कई इलाके ऐसे जो इस वक्त बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सूरत जिले के बलेश्वर गांव में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हो, इस प्रकार से जो गांव है वो पूरा बेट में परिवर्तित हो चुका है। जो लोग हैं एक छेड़े से दूसरे जगह पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। कमर जितना पानी है और अपना जीव जोखिम में डाल करके इस तरह से टाकी फड़िया जो है सामने जो घर है उसमें जाने का प्रयास करते नजरे आ रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हो, सूरत के कई इलाकों में इस प्रकार से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में खास करके सूरत के पलसाना तालुका के बलेश्वर गाँव है और बलेश्वर गाँव में टाकी फड़िया जो गांव है उस तरह से जो फलिया है उसमें इस तरह से जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग जो है वो बलेश्वर गांव से अगर टाकी फलिया में जाने की कोशिश करते हैं तो आप तस्वीरें देख सकते हो कितना पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो युवक है उसके यहाँ कमर जितना पानी देखने को मिल रहा है और ऐसी स्थिति के अंदर गांव के लोग हैं अपना जान जोखिम में डाल करके इस तरह से एक दूसरे को साथ में लेकर के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है बलेश्वर गांव के सामने किनारे पर जिस प्रकार से जो बांधकाम किया गया है, गैरकायदेसर बांधकाम बोला जाता है, तो बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है।